आज की ऑनलाइन क्लासेज में हम जो अपना चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन वाला, उसमें जो सांद्रता की इकाइयाँ थी उसमें अपने को जस्ट थोड़ा सा आगे देखा। हमने अभी तक जो पीछे की क्लासेज थी उसमें सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ ली थी। एक तो द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया था, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया था। दूसरा हमने पढ़ लिया था आयतन प्रतिशत पढ़ लिया था, आयतन प्रतिशत पढ़ लिया था। और फिर हमने एक पढ़ा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ा था। तीसरे दो इकाई 3 कंप्लीट हुई, चौथी अपने पास थी मोलरता, इसको भी हमने पढ़ा था। इस पर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। आज अपनी जो क्लास है इसमें हम अगली क्लास के यानी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक अपना रहेगा मोललता। आज की क्लास का फर्स्ट बिंदु है मोललता, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके जस्ट बाद में अगला बिंदु हम पढ़ेंगे नॉर्मलता। ये दो बिंदु पढ़ेंगे। टाइम रहा, अगर अपने पास टाइम रहा तो हम अगला बिंदु फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो लीजिएगा हम अपना पहला बिंदु चालू करते हैं। जो आज की क्लास का फर्स्ट बिंदु है उसका नाम है मोललता। मोललता सबसे पहली बात अपने को याद रखना है, जो मोललता शब्द है इसको हम पहचान करनी है। मोललता को कैसे प्राप्त करेंगे या मोललता को कैसे पहचानेंगे कि ये मोललता है। इसको लिखने का तरीका सामान्य रूप से इसको स्मॉल m द्वारा व्यक्त करेंगे। याद रखना, किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? स्मॉल m द्वारा। अगर इसके स्थान पर अपने को कहीं कैपिटल M लिखा हुआ मिले, इसका मतलब होता है मोलरता। ये तो रता और ये है लता, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलरता में क्या होता है, कैपिटल M होगा, और मोललता क्या होगा, स्मॉल m। दोनों की दोनों क्या है, सांद्रता की इकाइयां हैं, सांद्रता की इकाइयां। देखो हमने पिछली क्लास में मोलरता पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन हमने जानी थी कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती थी, मोलरता कहलाती थी। आज अपने को इसमें नहीं, अपने को पढ़ना क्या है, मोलरता। तो लीटर में नहीं, यहाँ तो लीटर में रह आ रहा है, लीटर में। अब अपने को किलोग्राम की बात करेंगे। अगर लीटर आता है, अपने पास विलायक है, वो द्रव्य होता है, तो लीटर का प्रयोग करेंगे। उसके लिए तो आता है इकाई आती है मोलरता की। आज हम पढ़ेंगे जो मोलरता पढ़ेंगे उसमें क्या आता है, विलायक केजी में आएगा, द्रव्यमान आएगा उसका। तो बात करते हैं मोलरता की परिभाषा। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, याद रखना। हम लिखेंगे 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक पदार्थ में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है, यानी ये हो गया। हमने पीछे मोलरता में तो पढ़ा था 1 लीटर विलियन पढ़ा था, संपूर्ण विलियन आ गया था, विलियन का आयतन था। इसमें हमने पूरे विलियन की बात नहीं करी, हमारे पास केवल और केवल क्या याद रखना है अपने को, विलायक की बात कर रहे हैं। विलायक का मतलब जिसकी मात्रा विलियन में अधिक होती है या जिसमें विलय पदार्थ को बोला जाता है, जो हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था। अब इसमें हमारी डेफिनेशन क्या है, 1 केजी विलायक पदार्थ में, 1 केजी किसमें, पर विलायक पदार्थ में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है, घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, उस विलयन की मोललता कहलाएगी। इसको व्यक्त किसके द्वारा किया था हमने, स्मॉल m के द्वारा व्यक्त किया था। अब देखो इसकी सहायता से अपने को सूत्र बनाना, इस डेफिनेशन की सहायता से इसका फॉर्मूला बनाना है कि मोललता का क्या फॉर्मूला होगा। तो देखो लिखिएगा, क्या मोललता बराबर क्या लिखा हुआ है, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो हम लिखेंगे विलय पदार्थ के
मोलों की संख्या बटा अपने पास क्या है विलायक, क्या विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो केजी में अगर ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे विलायक पदार्थ का विलायक का द्रव्यमान या भार किसमें केजी में। ठीक है, ये अपने पास इसका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या बना अपने पास विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, समझ में आ रहा है क्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किसमें लिया आपने ग्राम में लिया। अब इसी सूत्र की सहायता से, इसी फॉर्मूले की सहायता से आपको इसका मात्रक भी ज्ञात कर लेना है। मात्रक क्या लिखेंगे हम लिखेंगे मात्रक, इसकी इकाई यूनिट क्या है, इसकी यूनिट की बात करते हैं। क्या है ऊपर क्या लिखा है मोलों की संख्या, तो हम लिखेंगे मोल किसमें है, यहाँ क्या लिखा हुआ है केजी, तो प्रति केजी, ये बटे का निशान है प्रति केजी, तो इसका मात्रक क्या होगा मोल प्रति केजी, याद रह जाएगा इसका मात्रक क्या होगा मोल प्रति केजी रहेगा। अब देखो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल बहुत कम होता है। इसी सूत्र को हम थोड़ा सा विस्तार से इजी वे में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोबारा देख लें एक बार, मोलकता की परिभाषा हम पढ़े थे, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलकता कहलाएगी। फिर हमने इसका सूत्र बनाया था, सूत्र था मोलकता बराबर एक विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किसमें केजी में। फिर हमने लिखा इसका मात्रक अपने था मोल प्रति केजी। ठीक है, अब इसी सूत्र को हम थोड़ा सा क्या करेंगे इजी वे में यानी इजी लैंग्वेज में हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अपने पास अभी हमने सूत्र लिखा था मोलकता का, अभी आपने सूत्र लिखा था क्या विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किसमें केजी, ये अभी हमने लिखा था। अब जरा देखो मोलों की संख्या सूत्र क्या होता है, अपने पता है मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार, तो अपने को किसका मोल निकाल रहे हैं विलय पदार्थ का निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे विलय का भार बटा विलय का अनुपात। ये इसको सोल्व कर लिया, केजी को किस में कर लो ग्राम में व्यक्त कर लेना, ग्राम में क्षेत्र क्या होगा 1000, तो हम क्या करेंगे इसी चीज को हम लिखेंगे मोलकता बराबर विलय पदार्थ की मात्रा, भार में की मात्रा हो गया। अब किस में लिखना आपको ग्राम में बटा किसका अनुभार लेना है विलय का अनुभार, तो आप डायरेक्ट अनुभार लिखोगे तो भी विलय का अनुभार होगा, और अगर पूरा लिखोगे विलय का अनुभार तो भी क्या है विलय का ही अनुभार है, गुणा विलायक का भार किसमें, ये भी ग्राम में ले लो, तो आप यहां इसको मल्टीप्लाई कर लेना कितने से 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये अपना क्या हो गया एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया, क्या है मोलकता बराबर विलय पदार्थ की मात्रा किसमें ग्राम में बटा अनुभार गुणा विलायक का भार किसमें ग्राम में। तो आप अगर यहाँ केजी लिखोगे तो ये 1000 नहीं लिखना है, और अगर यहाँ पर ग्राम लिख रहे हो तो आपको 1000 लिखना है, क्योंकि अपने पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया इसका सामान्य फॉर्मूला। अब बात आती है कि सर हमने तो पिछली बार मोलकता में पढ़ा था कि इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, क्या इस पर आज का सवाल ये है क्या मोलकता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, यानी आपको ये जानना है कि जो मोलकता शब्द है ये ताप के यानी टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होगी, तो इसके लिए आप उत्तर कहोगे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका कारण यानी कहने का मतलब ये है कि मोलकता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इसका रीजन क्योंकि इसमें क्या दे रखा है द्रव्यमान दे रखा है, और द्रव्यमान क्या है ताप के द्वारा अप्रभावित रहता है, द्रव्यमान पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव
नहीं पड़ता। वहां पर क्या था, आयतन था, और आयतन क्या करता है, आयतन के द्वारा, आयतन क्या है, टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो आयतन में क्या आएगी, कमी आएगी, और कमी आई तो मोलरता बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ मोलरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या था, मोलरता थी। मोलरता का सूत्र लिखा हमने, मोलरता का मात्रक, मोलरता का न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन, और अपने पास टेम्परेचर का प्रभाव। अब इससे संबंधित हम क्या करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं कि छोटा सा एक सवाल हल करते हैं जिससे अपने को मोलरता का ज्ञान हो जाए। आपके पास है, जैसे सवाल दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन लिख के मिल जाए कि 2% W/W, आपको दे दिया गया 2% W/W, यानी आपको द्रव्यमान प्रतिशत दे दिया गया। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के H2SO4 के 600 ग्राम विलयन का, विलयन की मोलरता व मोलरता मोलरता की गणना करो, गणना करो यदि विलयन का घनत्व है 1.1 ग्राम प्रति लीटर रहे। ये आपके पास एक सवाल दे दिया गया, इसमें आपको 2-3 सवाल निकालने पड़ेंगे, यानी मोलरता भी ज्ञात करनी पड़ेगी, मोलरता भी ज्ञात करनी पड़ेगी, साथ में विलय पदार्थ की मात्रा भी ज्ञात करनी पड़ेगी, और विलय की मात्रा भी अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। घनत्व दे रखा है, विलयन का आयतन भी चाहिए, प्रत्येक चीज को अपने को सॉल्व करके इसको तरीके बन जाए, हम क्रमबद्ध से इसको सॉल्व करने का प्रयास कर लेते हैं। क्वेश्चन एकदम से इजी है, केवल आपको क्या है, समझना है और इसका उत्तर देना है। आपको सबसे पहले जब भी क्वेश्चन रहे आपके सामने, तो क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ लेना चाहिए, और उसमें ये देख लेना चाहिए कि आपको क्या क्या तो दिया गया है और क्या क्या पूछना चाह रहा है, क्या क्या पूछना चाह रहा हो, क्या क्या दिया गया, उससे संबंधित कौन कौन से सूत्र लगेंगे, ये अपने दिमाग में हो जाने चाहिए। तो देखो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम हल करते हैं, हल करने के लिए आपको ये देखना है कि क्या दिया गया है, क्या क्या आपको दिया गया है। आपको विलयन का भार दे रखा है, आप क्या लिखोगे, विलयन का भार आपको दे रखा है कितना, 600 ग्राम। कितना दे रखा है, 600 ग्राम दे रखा है। अब इसके अलावा आपको द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, द्रव्यमान प्रतिशत का मान दे रखा है कितना, 2%। अब सबसे पहले आपको इन दोनों की सहायता से द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना है, फिर विलय पदार्थ की मात्रा निकाल लेनी है, क्योंकि इसमें विलय पदार्थ की मात्रा आएगी तभी हम क्या कर सकते हैं, विलायक निकाल सकते हैं, वरना विलायक नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, द्रव्यमान प्रतिशत का इसके फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या था, यहां क्या लिखेंगे, विलय पदार्थ की मात्रा बटा विलयन का भार, इसमें ग्राम में, तो यहां क्या आएगा, 100 आएगा। अब 1000 नहीं आएगा क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत आ रहा है, प्रतिशत 100 से निकलेगा, 1000 से नहीं, केवल 1000 से तो जनसंख्या घनत्व ही निकाला जाता है, बाकी कुछ नहीं निकाला जाता है, ठीक है ना। अब देखो आप इसका मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है बेटा। आप यहां लिख देना 2 बराबर, इसका मान आपको ज्ञात करना है, आप यहां लिख देना अक्स अपॉन, इसका मान आपको कितना दे रखा है, 600, आप लिखोगे 600 गुणा 100, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जो संख्या बिंदु से बिंदु काट दो दोनों, इस बिंदु से ये बिंदु काट, हमें अक्स की वैल्यू निकालनी, आप इस 6 को इधर ले आओ, तो अपने पास हो जाएगा अक्स बराबर 2 × 6, अक्स बराबर 12 ग्राम। आपके पास विलय पदार्थ की मात्रा आ गई, कितनी आ गई, 12 ग्राम आ गई।
सिंपल है, समझ में आया? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अपने पास अब एक विलय का भार है, विलय की मात्रा आ गई, विलय निकालना आसान हो गया। विलय निकालना आसान हो गया क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि विलयन बराबर होता है, विलयन का मान क्या होता है, विलायक प्लस विलय। हमारे पास विलयन का मान कितना है 600 बराबर इसका मान ज्ञात करना है, प्लस कितना है अपने पास 12 ग्राम। इसको इधर ले जाओ तो x बराबर 600 माइनस 12, सॉल्व करो कितना आएंगे 500, कितना आएंगे 500, कितना आ जाएंगे 88 आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे 588 ग्राम अपने पास विलय का है। कितना आ गया 588 ग्राम क्या आ गया, विलय आ गया। समझ में आ गई बात? अब विलायक अपने पास है, विलय अपने पास है, तो अपने को करना क्या पड़ेगा, मोलरता निकालना आसान हो गया। तो पहले हम इसकी मोलरता निकाल लेते हैं और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसकी मोलरता ज्ञात कर लेंगे। तो लेकिन मोलरता निकालने से पहले एक बार आप इसको दोबारा देख लें। आपको विलयन का भार दे रखा है 600 ग्राम दिया, द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है 2% है। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लगा दीजिए, विलय पदार्थ की मात्रा बटा विलयन का भार ग्राम में गुणा 1000। आप हल इसके मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, रख दोगे बराबर अक्स इसका मान ज्ञात करने का अक्स रख दिया। ये 600 हमने लिखा है, ये लिख दिया गुणा 100, बिंदु से बिंदु काट दो तो अपने पास गुणा करके क्या लिखो 12 ग्राम। अब इस विलय का आ गया तो आप विलय की सहायता से विलय का ज्ञात कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे इसी से आगे हल करते हैं, मोलरता ज्ञात करते हैं। मोलरता ज्ञात करने से पहले अभी हमने द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात किया, इसकी सहायता से आपको देखना है। आपके पास है विलयन का भार, तो आपको दे रखा है 600 ग्राम। विलायक कितना आया, विलायक का भार कितना आया आपके पास कितना है 588 ग्राम। विलय कितना आया, विलय का भार आ गया अपने पास 12 ग्राम। तो अपने पास विलय कौन है, H2SO4 है, इसका अनुभार अपने को पता है 98 होता है। H2SO4 का अनुभार कितना होता है 98 होता है। अब आप मोलरता का फॉर्मूला लगा दो, मोलरता बराबर सूत्र क्या है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किसमें ग्राम में बटा अनुपात गुणा विलायक का भार, ये भी किसमें ग्राम में, तो यहां कितना जाएंगे 1000। रखिए मान, विलय की मात्रा कितनी है 12 ग्राम, आप लिखोगे 12, अनुभार कितना आया 98 आया। इसके बाद विलय कितना है 588 गुणा 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, मोलरता का मान यहां पर आ जाएगा, किसमें आएगा, मोलरता का मान किसमें आ जाएगा, ग्राम सॉरी मोल प्रति केजी में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगला बिंदु इसमें क्या है, मोलरता ज्ञात करनी। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगी। हमें चाहिए मोलरता, मोलरता में विलयन का आयतन चाहिए। विलयन का क्या चाहिए, आयतन को आप किसकी सहायता से ज्ञात कर लोगे, घनत्व की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, घनत्व बराबर कितना होगा, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। अपने को क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। सूत्र क्या होगा आयतन का, इधर ले जाओ गुणा में आ जाएगा। ये तो आपको क्या है, द्रव्यमान में द्रव्यमान बटा घनत्व है बराबर क्या हो जाएगा आयतन। विलयन का द्रव्यमान कितना है 600, भाग लगाना 1.1 का, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। 600 में 1.1 का भाग लगाओगे तो अपने पास आयतन आ जाएगा। कितना आएगा आयतन इसका, सिंपल सा, जरा हल करो इसको, कितना आएगा हल करके बताना कि इसको भाग लगाएं तो कितना मान आएगा। तो देखो हल करना इसको, 1.1 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 545 आएंगे। ml विलयन का आयतन आ गया।
अब इसकी सहायता से आप मोलरता ज्ञात कर, मोलरता इसी में रख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तरीके से। मोलरता बराबर विलय पदार्थ की मात्रा अनुपात गुना यहाँ विलयन का आयतन, इतना सा बदलना है, विलयन का आयतन ml में, बाकी सूत्र ऐसा कैसा है। अब आप क्या करोगे, मान रख दो विलय की मात्रा कितनी आई 12 ग्राम बटा 98 गुना विलयन का आयतन कितना है 545 गुना 1000। इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास उत्तर क्या आ जाएंगे, मोलरता का भी उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, एकदम से इजी लैंग्वेज में न्यूमेरिकल था। इसमें 3 इकाइयां, हमने 3 इकाइयों का वर्णन कर लिया। 3 इकाइयां इसमें हमने जान ली, कौन कौन सी। पहले तो द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बात कर ली, फिर मोलरता भी आ गया, मोलरता भी आ गया, मोलों की संख्या भी आ गई, घनत्व के द्वारा आयतन ज्ञात करना भी हमने जान लिया। ठीक है, इतना आप करने के बाद में अपने अगली बात आती है, अगला जो टॉपिक आता है मोलरता के बाद में अगला बिंदु है वो है नॉर्मलता। अगला बिंदु बात करते हैं नॉर्मलता की, जो एकदम से सरल है, इससे भी सरल है। आप लिखोगे नॉर्मलता, इसको कैपिटल एन द्वारा व्यक्त करेंगे। किसके द्वारा, कैपिटल एन। कई बार क्या करता है, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सांद्रता की कौन सी इकाई पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन में अगर ये आ जाए, एक तो मोलरता आ जाए, एक नॉर्मलता आ जाए, एक मोलरता आ जाए और एक फॉर्मलता आ जाए, तो अब इन तीनों में से ये देखना अपने को कि कौन सी इकाई पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो मोलरता में आयतन आता है तो इसमें ताप का प्रभाव पड़ेगा, नॉर्मलता में इसमें भी क्या आएगा आयतन, इस पर भी ताप का प्रभाव पड़ेगा, फॉर्मलता में भी आयतन आएगा, ताप का प्रभाव पड़ेगा। केवल और केवल ये एक ऐसी इकाई है जिस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको अगर कंपटीशन पूछा जाए आराम से इसका उत्तर क्या आएगा, मोलरता आ जाएगी। अब जो बात करनी है अपने को वो करनी है नॉर्मलता। नॉर्मलता एकदम से सिंपल सा है, जैसे मोलरता थी वैसी ही नॉर्मलता है। मोलरता में क्या था, अनुभार था, या मोलों की संख्या थी, यहाँ पर अपने पास मोलों की संख्या के स्थान पर ग्राम तुल्यांक की संख्या लिखनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, उस विलियन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। इसको किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, कैपिटल एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब अपने को ये जानना है, मोलरता की परिभाषा में केवल और केवल यहाँ पर था मोलों की संख्या, और अब अपने पास नॉर्मलता की परिभाषा में यहाँ मोलों की संख्या के स्थान पर क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट वीडियो में मोलरता की परिभाषा देखना, उससे फिर डिफरेंस निकालना क्या है, केवल और केवल छोटा सा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर मोलों की संख्या आएगी मोलरता में, और यहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या आएगी, तो क्या आ जाएगी, नॉर्मलता आ जाएगी। अब देखो अपने को सूत्र लिखना है नॉर्मलता का। नॉर्मलता बराबर हम लिखेंगे विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन।
वीर्यन का आयतन, किसमें, लीटर में लिख दो, यहां लीटर में लिख लो, फिर हम इसको किसमें बदल लेंगे, ml में बदल लेंगे। अब इसका मात्रक भी इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक क्या है, विलय पदार्थ के मोल थे होते तो यहाँ पर मोल प्रति लीटर लिखते, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पर ग्राम तुल्यांक है, तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये इसका मात्रक हो गया। क्या मात्रक आएगा नॉर्मलता का, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। याद रखना अपने को, नॉर्मलता का मात्रक क्या है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अगर इसके स्थान पर इतना सा चेंज हो जाए कि मोल प्रति लीटर, तो ये मात्रक किसका हो जाएगा, मोलरता का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, मोलरता। तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, यहाँ ग्राम तुल्यांक है, यहाँ मोल है, बाकी लीटर इसमें भी है, लीटर इसमें भी है। डेफिनेशन भी इतना अंतर है, ग्राम तुल्यांक है वहां, यहाँ ग्राम तुल्यांक के स्थान पर क्या रहेगी, मोल की संख्या आ जाती है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इजी लैंग्वेज में इसको सरल कर लेते हैं। ग्राम तुल्यांक क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, ग्राम तुल्यांक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, भार बटा तुल्यांकी भार। पहले तो क्या भार बटा अनुभार था तो मोल आ जाते, लेकिन यहाँ पे क्या भार बटा तुल्यांकी भार है, और भार बटा तुल्यांकी भार होगा, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्राम तुल्यांक। इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसका मान, इस उत्तर लिखते हैं इसको, ये आपने लिख लिया होगा उत्तर, ठीक है। अब जरा इसको ग्राम तुल्यांक, इसको इस सूत्र में अप्लाई करते हैं। जरा देखो यही सूत्र क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे नॉर्मलता बराबर क्या लिखेंगे, विलय पदार्थ की मात्रा इसमें आप यहां लिखोगे ग्राम बटा, यहां क्या लिखोगे, तुल्यांकी भार गुणा वीर्यन का आयतन। अगर लीटर में लिखोगे तो 1000 नहीं लिखना है, और अगर यहां पर ml में लिखोगे तो 1000 है, ठीक है। ये अपने पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले की सहायता से हम न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं, चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल रहे हम इसकी सहायता से हल कर सकते हैं, जिनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।